आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे PYQs ऑफ द सरफेस टेंशन एज वेल एज द विस्कोसिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो PYQ है जो कि नीट में आया हुआ है, दैट वाज इन 2013। इसमें ये गिवन है कि द वेट एबिलिटी ऑफ ए सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो सरफेस वेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, लिक्विड की किस प्रॉपर्टी पे। तो पहला है सरफेस टेंशन, दूसरा है डेंसिटी, तीसरा है एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सरफेस एंड लिक्विड और चौथा है विस्कोसिटी। तो नो डाउट आएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसका रीज़न अपन ने जब एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर जो वीडियो बनाया था कांटेक्ट एंगल वाला, उसके अंदर अपन ने देखा था कि अगर सरफेस हमारी कॉनकेव है तो एंगल हमारे पास जो होता है वो एक्यूट बनता है और वेट करता है सरफेस को, और सरफेस हमारी अगर कॉन्वेक्स है तो उस कंडीशन में एंगल जो बनता है वो ऑब्ट्यूज बन रहा है और वेट नहीं करता है। तो एक्चुअल में सरफेस वेट हो रही है कि नहीं हो रही डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट पे, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। एक्यूट में करेगा और ऑब्ट्यूज में नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद में अपन सेकेंड पे डिस्कस करते हैं। दूसरा जो हमारे पास न्यूमेरिकल उसमें बता रखा है कि certain number of spherical drops of liquid of radius small r coalesce to form a single drop of radius capital R and volume V, and the tension of surface tension is T, then the energy। यानी कहने का मतलब इसमें क्या गिवन है, इसमें ये गिवन है कि हमारे पास मल्टीपल छोटी छोटी स्मॉल रेडियस यानी कि स्मॉल r रेडियस की मल्टीपल ड्रॉप्स है। उन ड्रॉप्स को कंबाइंड किया और एक बड़ी ड्रॉप बना दी, तो उस कंडीशन में एनर्जी का कितना डिफरेंस आएगा, रिलीज होगी या गेन होगी, वॉटेवर, वो आपको फाइंड आउट करना है। यानी कहने का मतलब वी हैव मल्टीपल ड्रॉप्स, ऐसे मल्टीपल ड्रॉप्स है हमारे पास और इनकी रेडियस दे रखी है स्मॉल r। मान लो ये n ड्रॉप्स हैं और इनकी रेडियस दे रखी है स्मॉल r। इनको कोलेस किया और एक बड़ी ड्रॉप बना दी और इसका जो रेडियस बनाया वो था कैपिटल R और वॉल्यूम बता रखा है V और सरफेस टेंशन T है। ऐसा कुछ दे रखा है और एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। यानी कहने का मतलब छोटी छोटी ड्रॉप्स को कंबाइंड करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी गई और उस टाइम पे पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी में जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा अपन सॉल्यूशन करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला तो एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया जो होता है वो सरफेस टेंशन होता है और एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी बन जाएगी हमारे पास। ओके, अब इसके बाद में अगर अपन बात करें कि सरफेस टेंशन तो अपन को T दे रखा है, ये तो T रखेंगे। अब बात करते हैं एरिया की। तो पहले एरिया फर्स्ट केस के अंदर जब तक ये कंबाइंड नहीं हुए थे तो एरिया कितना होगा, तो आंसर है सर 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। और ये एनर्जी आ गई फर्स्ट यानी कि इनिशियल केस की। अब हमारे पास ये जो एनर्जी आई सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई विथ 4 पाई r स्क्वायर, ये एनर्जी किसकी आई, स्मॉल r स्क्वायर यानी कि सिंगल ड्रॉप की आई। हमारे पास ड्रॉप कितने हैं, मल्टीपल ड्रॉप है n ड्रॉप, तो n से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई। अपन बात करते हैं कि बाद में क्या हो जाएगा, तो बाद में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, वही सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई विथ एरिया, और एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, और इस बार r हो जाएगा कैपिटल R। ये एनर्जी हो जाएगी। तो पहले एनर्जी ये थी, बाद में एनर्जी ये हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब इसमें क्या दे रखा है, एक्चुअल में जितने भी ऑप्शन है उनमें वॉल्यूम दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में वॉल्यूम आना चाहिए न कि एरिया आना चाहिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास अभी तक है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना वॉल्यूम कैसे बनाएंगे। तो वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो मैंने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो 4/3 हो गया और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। पाई r क्यूब, तो ऊपर r क्यूब और नीचे भी अपन ने r ले लिया। इसी तरीके से 4/3 पाई r क्यूब ये अपन ने बनाया। तो अब ये ध्यान से देखें कि 4/3 पाई r क्यूब ये बन चुका है वॉल्यूम। तो हमारे पास ओवरऑल ये कितना हो जाएगा सर, ये बन जाएगा हमारे पास दैट इज़ 3T और डिवाइडेड बाई R और ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो देखो ऑप्शन में वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है। फिर इधर आ जाते हैं 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब ये वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन ये वॉल्यूम किसका होगा, एक सिंगल ड्रॉप का। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि ये पहले सिंगल ड्रॉप थी, इनको कंबाइंड करके बड़ी ड्रॉप बनाई। तो सोचने वाली बात है कि जो बड़ी ड्रॉप हमारे पास आई उसकी एनर्जी को कंपेयर किससे करेंगे, पहले वाली एनर्जी से। और पहले वाली एनर्जी तो बड़ी वाली ड्रॉप किससे बनी है, एक ड्रॉप से नहीं बनी, मल्टीपल ड्रॉप को कंबाइंड करने से बड़ी वाली ड्रॉप बनी है। तो इसकी एनर्जी को कंबाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, इनकी टोटल एनर्जी से। तो ये हमारे पास था 4/3 पाई r क्यूब, ये किसका वॉल्यूम है, एक का। n से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा।
और नो डाउट ये टोटल वॉल्यूम पहले का जो अलग अलग था और बाद में कंबाइंड होके बन गया, तो ये वॉल्यूम सेम रहेगा, तो इसको अपन ने लिख दिया V। तो ओवरऑल यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखें, दिस इज़ 3T और ये पूरा बन गया वॉल्यूम और ये हमारे पास बन जाएगा स्मॉल r। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया और फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, यानी कि E2 माइनस E1 ये एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा 3TV डिवाइडेड बाई R माइनस 3TV डिवाइडेड बाई स्मॉल r। ऑप्शन आ जाएगा 3TV और ब्रैकेट में 1 अपॉन कैपिटल R माइनस 1 अपॉन स्मॉल r। ये हमारा ऑप्शन रहेगा और ये हमें दे रखा है, दैट इज़ थर्ड ऑप्शन 3VT और 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, कॉन्सेप्ट ये था कि मल्टीपल ड्रॉप्स हैं, उनको कंबाइंड करके एक कंप्लीट ड्रॉप बनानी है। तो नो डाउट क्या करेगा, पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी, पहले की एनर्जी निकाल ली, n से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि एनर्जी अगर अपन स्मॉल r के साथ निकाल रहे हैं तो वो सिंगल की बन जाएगी। कंप्लीट एनर्जी लेंगे तभी उससे अपन नया ड्रॉप बनाएंगे, वो कंप्लीट एनर्जी कंपेयर हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपन को दे रखा है कि वाटर राइजेज टू ए हाइट h इन कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब अबव द सरफेस ऑफ वाटर इज मेड लेस देन h, देन, यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें ये आपसे डिस्कस कर रहा है कि एक कैपिलरी राइज हो रहा है, तो यहाँ बनाते हैं अपन, ये लिक्विड मान लिया अपन ने और ये कैपिलरी राइज बता रहे हैं। ये इस कैपिलरी में मान लो कि राइज हो रहा है यहाँ तक, ये यहाँ तक राइज हो रहा है h। ठीक है, ये राइज हो रहा है। आपको ये बोला गया कि कैपिलरी राइज हो रहा है h, लेकिन अपन ने जो कैपिलरी ट्यूब की हाइट जो रखी अबाउ द सरफेस वो h से कम रखी, यानी मान लो कि कैपिलरी राइज हो रहा है 10 सेंटीमीटर, लेकिन जो ट्यूब की हाइट है वो है मान लो 8 सेंटीमीटर, यानी कि h से कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको बता देता हूँ जो भी रहेगा, करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा कि यहाँ आने के बाद में जो लिक्विड है, जैसे मान लो कि ये h है, इतना राइज होता है और मैंने ले लिया इतनी ट्यूब इतनी ले ली, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो राइज तो इतना होना था लेकिन ट्यूब तो कम ले ली, तो ये क्या होगा, बाहर फ्लो हो जाएगा या नहीं होगा, तो आंसर है सर ये यही रह जाएगा, ये यहाँ रह जाएगा, इसका कर्वेचर कम हो जाएगा, आउटसाइड फ्लो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसको ऊपर खींचने वाला कोई नहीं है कि ऊपर कोई खींच के इसको बाहर गिरा दे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है वाटर राइजेज अप टू ए पॉइंट ए लिटिल बिलो द टॉप, बिलो तो रहेगा ही नहीं। वाटर डज नॉट राइज, ये भी नहीं होगा। वाटर राइजेज अप टू द टिप ऑफ द कैपिलरी एंड देन स्टार्ट टू ओवरफ्लो, ओवरफ्लो होगा नहीं। वाटर राइजेज अप टू द टॉप ऑफ द कैपिलरी एंड स्टे देयर विदाउट ओवरफ्लो, विदाउट ओवरफ्लो इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसको बाहर खींचने वाली कोई ट्यूब नहीं है कि इसको और ऊपर खींच के इसको बाहर ओवरफ्लो करवा दे। ओके, ये हमारे पास था थर्ड। आगे चलते हैं अपन फोर्थ न्यूमेरिकल पे। फोर्थ जो न्यूमेरिकल आपको गिवन है उसमें बता रखा है कि 3 लिक्विड्स ऑफ द डेंसिटी ρ1, ρ2 एंड ρ3, 3 लिक्विड है जिनकी डेंसिटी दे रखी है, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस टेंशन सब में बराबर होगा, राइज टू द सेम हाइट इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरी, और हाइट भी सेम है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट θ1, θ2 और θ3, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो नो डाउट कैपिलरी राइज का क्वेश्चन बन गया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कैपिलरी राइज में h का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है। h का फॉर्मूला होता है 2t cos θ डिवाइडेड बाई r rho g, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले देखते हैं अपन, 2 कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उनको मैं कैंसिल कर रहा हूँ एक तरीके से याद रखने के लिए। सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट है, θ1 θ2 आपको निकालना है। रेडियस तो आइडेंटिकल कैपिलरी है, रेडियस सबका सेम है, डेंसिटी सबकी अलग अलग है और g सेम है, और h भी क्या है, सबका सेम है। तो ऊपर तो बचा cos θ, और इधर से ये डेंसिटी आ जाएगी। तो यहाँ से समझ में आया कि सर cos θ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसमें दे रखा है ρ1 इज़ ग्रेटर देन ρ2 इज़ ग्रेटर देन ρ3, ये दे रखा है। यस, ρ1 इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। तो ρ1 ज़्यादा है, तो जिसका रो ज़्यादा है उसका cos θ भी ज़्यादा होगा, तो दैट इम्प्लाइज टू cos θ1 ग्रेटर देन, इधर लिख देता हूँ, दैट इम्प्लाइज टू
कॉस थीटा 1 ग्रेटर देन कॉस थीटा 2 ग्रेटर देन कॉस थीटा 3, ठीक है। बट अगर ध्यान से देखें ऑप्शन में तो इसमें कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 और कोस थीटा 3 नहीं दे रखा है, इसमें थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 दे रखा है। तो अच्छा देखना, तो अगर रो ज़्यादा होगा तो कोस थीटा ज़्यादा होगा, और कोस थीटा ज़्यादा होगा तो थीटा क्या होगा, कम होगा। जैसे कोस थीटा की वैल्यू अगर मान लो, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 0, तो कोस थीटा कितना आता है, तो कोस 0 आ जाता है हमारे पास 1। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ 90, तो कोस 90 कितना आता है, 0। तो ये इन्वर्सली चलता है कोस में। तो अगर ये थीटा बढ़ेगा तो ये घटेगा, थीटा बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, यानी कि इन्वर्सली। यानी कि कोस थीटा अगर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब थीटा क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, थीटा 1 इज़ लेस देन थीटा 2 इज़ लेस देन थीटा 3। ये ध्यान देने वाली बात है। कोस के रेस्पेक्ट में ये आएगा कोस की वैल्यू, लेकिन कोस की वैल्यू ज़्यादा कब आएगी, जब थीटा कम होगा तो कोस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो थीटा कम होगा। इसके बाद में लिमिट क्या रहेगी, तो लिमिट क्या रहेगी यहाँ पे, तो हमने देखा कि लिमिट रहेगी हमारे पास 0 से π/2 के बीच में, क्योंकि जब भी ये राइज होता है तो हमारे पास ये बनता है एक्यूट बनता है। एक्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से थीटा लेस देन 90, यानी कि ये लिमिट रहेगी यहाँ पर 0 से लेके π/2 तक, ये लिमिट रहेगी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें, सेकंड ऑप्शन। ओके, इसके बाद में आगे देखो, A rectangular film of the liquid is extended from 4 centimeter multiplied 2 centimeter to 5 into 4 centimeter। यानी कि एक रेक्टेंगुलर अपन को लेयर दे रखी है, सरफेस दे रखी है, उसका एरिया दे रखा है 4 into 2 और बाद में इसको कर दिया 5 into 4। If the work done is 3 into 10 to the power minus 4 joule, the value of the surface tension of the liquid। तो देखो सिंपल सा न्यूमेरिकल बनाया, क्या दे रखा है न्यूमेरिकल के अंदर, एक तो अपन को वर्क डन दे रखा है, वर्क डन का मतलब एनर्जी दे रखी है कितनी, 3 into 10 to the power minus 4 जूल, ठीक है। एक तो ये दे रखा है, एक एरिया दे रखा है। तो पहले एरिया कितना था A1, बाद में एरिया कितना हो गया A2, तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, ये था 2 into 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाद में कर दिया इसको 4 into 5, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज़ डेल्टा ए, वो हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास डेल्टा ए आ गया था, ठीक है। एनर्जी और एरिया आ गया, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया। एरिया कौन सा होता है, इंक्रीज इन एरिया, दैट इज़ डेल्टा ए। एनर्जी दे रखी है 3 into 10 to the power minus 4, एरिया दे रखा है 12 into 10 to the power minus 4, कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, तो सॉरी 1/4, यस। तो आंसर आ जाएगा सरफेस टेंशन इज़ 1/4, और 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.25, ये फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, पॉइंट में दे रखा है 1/4। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट वन है, 1/4 यानी कि 0.25 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में आपको दे रखा है नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, बोल रखा है कि कैपिलरी ट्यूब ऑफ द रेडियस स्मॉल आर इज इमर्स्ड इन अ वाटर एंड द वाटर राइजेज इन अप टू द हाइट h। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ द रेडियस 2r इज इमर्स्ड इन द वाटर, देन द मास ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन द ट्यूब विल बी, ठीक है। यानी कि क्या कह रखा है कि एक कैपिलरी हमारे पास थी और इसकी रेडियस r थी, ऐसे, और ये r रेडियस की है। फिर इसको क्या कर दिया, 2r बनाया, बाकी सब कुछ वो का वही है, रेडियस 2r ली, डबल ली। तो पहले जब लिक्विड यानी कि वाटर ऊपर चढ़ा तब इस कैपिलरी में उसका मास था 5 ग्राम, ये मास था यहाँ से यहाँ 5 ग्राम। अब जब ये ऊपर चढ़ेगी तो यहाँ जो वाटर आएगा उसका मास आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि
ऊपर राइज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो एच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। अब अगर ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले को लगाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि सर इस फॉर्मूले के अंदर देखा जाए तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या हो रहा है, मास कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो या तो इस डेंसिटी को पहले मास में कन्वर्ट करो और यहाँ से सॉल्व करो, या फिर इससे बेस्ट तरीका है कि अपन ने जो जब ये फॉर्मूला ड्राइव किया था तब मास आया था इसमें, कैसे आया था, तो इस पे नीचे क्या लग रहा था, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इस लिक्विड के ऊपर नीचे क्या लग रहा है mg, तो ये मास आ गया था। और ऊपर हमारे पास क्या लग रहा था, तो ऊपर लग रहा था सरफेस टेंशन दैट इज t cos थीटा, ठीक है, ये लग रहा था सॉरी f cos थीटा मल्टीप्लाई विथ, हाँ यही था, हाँ f cos थीटा लग रहा था, नीचे तो लग रहा था mg और ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा था f cos थीटा, ठीक है। फिर अपन ने इस f cos थीटा को क्या लिख दिया, तो f होता है हमारे पास t इंटू एल, तो ये था t मल्टीप्लाई विथ l इंटू cos थीटा, ठीक है। और g यहाँ पर नीचे लेके आ गए अपन मान लो, तो ये मास का फॉर्मूला आ गया। अब अपन को क्या दे रखा है, लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, तो मास इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई लेंथ इज 2 पाई आर गुणा cos थीटा डिवाइडेड बाई g, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो g कांस्टेंट, सरफेस टेंशन कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट और cos थीटा भी कांस्टेंट, एंगल ऑफ कांटेक्ट उतना ही बनेगा। तो बचा क्या r, तो यहाँ से समझ में आया कि सर मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। देखो टेंशन वही रहेगा क्योंकि वही वाटर है, एंगल ऑफ कांटेक्ट वही रहेगा क्योंकि वही ग्लास है और वही वाटर है, तो वही सॉलिड हो गया और वही लिक्विड हो गया। 2 पाई और g कांस्टेंट थे तो बच गया r, यानी कि पहले मास 5 ग्राम था तो बाद में डायरेक्टली तो ये 2r हो गया, डबल हो गई रेडियस, तो मास भी डबल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10 ग्राम। दैट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पहले अपन ने वीडियो में देखा था। कब, अगर वो वेट कब नहीं करेगा, जब एंगल थीटा जो होगा यानी कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ऑप्शन दे रखा है ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट वन इज करेक्ट वन। इसके बाद में दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The velocity of a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time। स्टोक्स लॉ का क्वेश्चन हो गया। If the density of glycerin is d/2 then the viscous force acting on the ball will be, ठीक है। क्या सिनेरियो बता रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 8। ये एक लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर ग्लिसरीन फिल कर रखा है और इस ग्लिसरीन की डेंसिटी आपको दे रखी है d/2। ये एक बॉल यहाँ से ड्रॉप की है, ये बॉल नीचे आई, जब ये यहाँ आएगी तो इस पर विस्कस ड्रैग लगेगा, इसकी डेंसिटी दे रखी है d, ठीक है। आपको नीचे से ऊपर लगने वाले विस्कस ड्रैग को फाइंड आउट करना है। तो देखो विस्कस ड्रैग अगर स्टोक्स थ्योरम से देखें तो विस्कस ड्रैग जो होता है यानी कि वो होता है 6 पाई ईटा r इंटू वी, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसमें न तो ईटा दे रखा है, ना रेडियस दे रखी है, ना वी दे रखा है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पूरा कॉन्सेप्चुअली इसको अप्लाई करेंगे। तो नीचे इस पर कितना लग रहा है mg, ऊपर इस पर क्या लग रहा है बाइंड फोर्स, और क्या लग रहा है विस्कस ड्रैग। हमें क्या निकालना है विस्कस ड्रैग, तो विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा mg माइनस बाइंड फोर्स। mg क्या होगा, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितनी है d, वॉल्यूम कितना है v, और g कितना है g माइनस। इसके बाद में आ जाते हैं बाइंड फोर्स कितना होता है वेट ऑफ वाटर दैट इज mg। mg को क्या लिखूंगा, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी d/2, वॉल्यूम कितना हो जाएगा v, और g कितना g। ओवरऑल देखा जाए तो dvg माइनस dvg/2, तो आंसर आएगा dvg/2। और इसमें ऑप्शन में दे रखा है मास के रेस्पेक्ट में, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है मास होता है, तो ये हो जाएगा मास इंटू g/2, दैट इज mg/2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये विस्कस फोर्स लगेगा इसमें। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है इसमें, इफ़ ए सोप बबल एक्सपेंड्स
द प्रेशर इनसाइड द बबल। तो अगर सोप बबल एक्सपेंड होगा, क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 9 कि अगर सोप बबल जो है वो एक्सपेंड होगा, यानी कि पहले ये था बाद में ये हो गया, तो उस कंडीशन में प्रेशर इनसाइड क्या हो जाएगा, तो नो डाउट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो अगर पी वी इक्वल टू nRT लगाते हैं तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो V बढ़ेगा तो P घटेगा, तो आंसर आएगा सर प्रेशर ड्रॉप्स यानी कि डिक्रीज। वेरी सिंपल। इसके बाद में अगर अपन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो दे रखा है कि द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 5 mm फॉलिंग थ्रू ए टैंक ऑफ ऑयल एट द रूम टेम्परेचर इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ द विस्कोसिटी एट द रूम टेम्परेचर इज दिस देन द विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग निकालना है और क्या क्या गिवन है ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। एक तो अपन को गिवन है कि टर्मिनल वेलोसिटी ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो SI सिस्टम में काम करते हैं अपन, तो इसको लिख देंगे 0.1 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो और अपन को क्या दे रखा है, एक विस्कोसिटी दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 0.9 kg पर मीटर पर सेकेंड, SI सिस्टम में दे रखा है। और हमारे से पूछा क्या गया है, हमारे से पूछा गया है कि विस्कस ड्रैग निकालना है, ये निकालना है। तो सेम वही क्वेश्चन हो गया अभी जो यहाँ किया था, विस्कस ड्रैग, यानी कि विस्कस ड्रैग का मतलब विस्कस की वजह से या फिर विस्कस फ्रिक्शन बोल सकते हैं या विस्कस फोर्स बोल सकते हैं। तो ये जो विस्कस ड्रैग निकाला था यानी कि विस्कस फोर्स निकाला था, इसके दो तरीके थे। एक तो था स्टोक्स थ्योरम 6/ईटा लेकिन यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया, ये नहीं लगाया क्योंकि न तो ईटा दे रखा था, ना आर दे रखा था, ना वी दे रखा था। तो हमने इसको जनरल प्रोसेस से निकाला कि दो फोर्स नीचे, एक नीचे लग रहा है, दो ऊपर लग रहे हैं, वहाँ से कैलकुलेट किया। इसमें ईटा दे रखा है तो सीधा लगा सकते हैं 6π/r इंटू वी। 6 कॉन्स्टेंट है, पाई 3.14 हो जाएगा, ईटा अपन को दे रखा है 0.9, आर रेडियस अपन को दे रखी है, क्या रेडियस दे रखी है 5 mm, रेडियस दे रखी है 5 mm, और v टर्मिनल वेलोसिटी अपन को दे रखी है 0.1। इसको सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिक्स से। ऑप्शन के अंदर 10⁻³ आ रहा है, तो इसको बिल्कुल अपन छेड़ेंगे ही नहीं, एज इट इज़ रखेंगे और बाकी अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दिया, ये 1/2 हो जाएगा, और इसको 2 को ये 3 हो जाएगा। ऑलमोस्ट आंसर निकाल लेते हैं अपन, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 9 81, 8.1 के समथिंग आंसर आएगा इसका। सॉरी 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कहीं गड़बड़ की क्या मैंने। 6π/r_v, तो r हो गया और v हो गया, ठीक है। और डबल वाला कोई कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं इसमें, ये हो जाएगा 3 3 9 और 9, 6π/r और v, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ओके। एक्चुअली में दूसरे ऑप्शन देख लिए थे मैंने, करेक्ट वन है 8.48, ये आएगा 8.1 मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा, सही है ये 8.48 और 10⁻⁻3। इसके नीचे जो न्यूमेरिकल है उसमें ऑप्शन दे रखा है 3.0, तो वो मैंने देख लिया था, ठीक है। 6π/r_v, 6π/r और v, सारा कुछ है, सारी कैलकुलेशन थी, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 11 न्यूमेरिकल, दैट इज़ और लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। इसमें ये गिवन है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सोप सॉल्यूशन इज नियरली, और सरफेस टेंशन दे रखा है। अपन को वर्क डन निकालना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी है। तो भैया एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई विथ इंक्रीज इन एरिया। सरफेस टेंशन आपको ऑलरेडी गिवन है भैया। सरफेस टेंशन कितना दे रखा है अपन को? सरफेस टेंशन दे रखा है 0.03, ये दे रखा है 0.03। और एरिया कितना हो जाएगा? तो अपन को बनाना है 100 बबल, तो एरिया क्या हो जाएगा? तो एरिया होता है 4πr², 4πr²। बट ध्यान से देखें, ये एरिया होता है इंक्रीज इन एरिया। समझने वाली बात ये है कि एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया इधर चला गया, सरफेस टेंशन आ गया, तो एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू एरिया होता है। सरफेस टेंशन लिख दिया मैंने, एरिया की बात कर रहे हैं 4πr², लेकिन इंक्रीज इन एरिया होता है ये। तो अब देखो, जब 2 सेंटीमीटर का या जो भी रेडियस है, उस रेडियस का जब मैं बबल बनाऊंगा तो इंक्रीज इन एरिया अंदर वाली सरफेस का भी होगा और बाहर वाली का भी होगा। तो इंक्रीज इन एरिया कितना होंगे? डबल। जैसे अपन ने कि लिक्विड की लेयर लेते हैं तो इंक्रीज इन एरिया L × X ऊपर भी लेते हैं और L × X नीचे भी लेते हैं। एरिया ऊपर का भी बढ़ रहा है तो एरिया नीचे का भी बढ़ रहा है। तो वैसे ये 100 बबल है तो अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, 2 लेयर हो गई। तो एक बाहर का और एक अंदर का, तो लेयर कितनी हो गई? अंदर भी एयर, बाहर भी एयर, तो दोनों का एरिया बढ़ेगा। तो ये 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। 0.03 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस कितना देना रखा है अपन को? रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर 4 और सेंटीमीटर 10⁻⁻⁴ और 2 यह हमारे पास आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये 10⁻⁻⁴ तो ऑप्शन में इसको नहीं छोड़ेंगे अपन, यहाँ से अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं अपन। ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 4 और 2 8, और 8 को 4 से किया 32, और 32 को 9 से किया, तो 32 को 9 से करेंगे तो लगभग 2.8 के समथिंग आंसर आया। तो इसके अराउंड जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास। तो ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास, एक तो दे रखा है 50.1, एक दे रखा है 30.1, एक दे रखा है 5.06, एक दे रखा है 3.01। तो 3.01 यानी कि ये वाला ऑप्शन सही आएगा। तो ये आप कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। मैंने रफली आइडिया निकाल के बताया ताकि टाइम ज़्यादा नहीं लगे। तो ये रहेगा हमारा ऑलमोस्ट 3 के समथिंग जो आंसर आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस वाज द PYQs ऑफ द नीट में जो आए हुए क्वेश्चन थे, सरफेस टेंशन के थे, विस्कोसिटी के थे, जिसमें अपन ने देखा कि विस्कस ड्रैग यानी कि ये 6π RV कैसे लग रहा है, स्टोक्स लॉ अपन ने देखा। ठीक है, इनके ऊपर रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस थे। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। थैंक यू।